कर्नाटक के बेलगावी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया और इस दौरान उन्होंने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें उन्होंने कर्नाटक में फिर सरकार बनाने का दावा किया। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। हम सीधा उनका रुख कर सकते हैं। 50 से ज्यादा आप लगभग रोड शो रैली कर चुके हैं, कार्यक्रम कर चुके हैं। अमित शाह जी, कैसा नजर आता है आपको जब आपने चुनाव प्रचार यहाँ शुरू किया था और आज की तारीख में? देखिए, कर्नाटक में निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत के साथ डबल इंजन सरकार बनने जा रही है। जिस प्रकार से कर्नाटक भर में मोदी जी के कार्यक्रमों का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों का स्वागत हुआ है, ये स्पष्ट रूप से बताता है कि यहाँ पर डबल इंजन की सरकार बन रही है और हम पूर्ण बहुमत के साथ कर्नाटक में फिर से सत्ता वापसी करेंगे। क्या आपको लगता है कि बीजेपी जो अपना मैक्सिमम उसने 110 पाया था एक टाइम पर, उसको क्रॉस करेगी इस बारी? जी, निश्चित रूप से। बजरंग बली का मुद्दा बहुत बड़ा बन गया। कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन करने की बात करी, भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को सीधा बजरंग बली के साथ जोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं जोड़ा है, जनता ने ही जोड़ दिया। कांग्रेस जब तुष्टीकरण की राजनीति करती है, अगर आप कंसोलिडेशन करना चाहते हो तो कंसोलिडेशन एक तरफा नहीं होता है, दूसरी साइड अपने आप कंसोलिडेट हो जाती है। वो एक साइड कंसोलिडेट कर गए, जनता ने पूरा कंसोलिडेशन कर दिया, अब परेशान है। क्या जो भारतीय जनता पार्टी बार बार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रही है, लेकिन बीजेपी भी हिंदुत्व की पिच पे खेलना चाह रही है? जैसे, क्योंकि आप बजरंग दल के बैन को आप बजरंग बली के साथ इक्वेट कर रहे हैं। मगर दोनों को हमने एक नहीं किया, जनता ने कर दिया, क्योंकि पीएफआई पर बैन के लॉजिक्स थे। पीएफआई एक एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में विगत 15 सालों में एस्टैब्लिश हो गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पीएफआई पर बैन लगाया। आप इसको बैलेंस करने के लिए किसी और ऑर्गेनाइजेशन को बेवजह बैन कर दोगे तो कंसोलिडेशन होगा ही। पर पीएफआई तो पहले से ही बैन है, लेकिन बजरंग दल को लेकर कांग्रेस में भी एक तरह से दो फाड़ है। उनको लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या आपको लगता है कि उसने आपके बजरंग दल के बैन ने बीजेपी के चुनाव को उठाया है? क्योंकि मैं यहाँ पर भी पोस्टर देख रहा हूँ, मैं भी बजरंगी करके कई सारे बैनर लगे हुए हैं। देखिए, जनता की भावना है, मगर कुछ न होता तो भी हम इतनी ही सीटों से जीतने वाले हैं। अब हमारे मार्जिन बढ़ेगा और 40% कमीशन तक की जहां तक बात है, जो कांग्रेस बार बार आरोप लगाती है कि करप्शन बहुत हुई है सरकार के अंदर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला कि जय 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 बजरंग बली, तोड़ भ्रष्टाचार की नली। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ भी कहे, 40% करप्शन का एक भी आरोप एक भी कोर्ट में भी नहीं कहा है, ना कांग्रेस ने इसके कॉन्क्रीट प्रूफ दिए। इनके झूठे अपप्रचार का एक पुलिंदा है, जनता इसको अच्छे से जानती है। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं कि एक भी चार्जशीट कोर्ट में पेंडिंग है क्या 40% कमीशन? और कांग्रेस के अध्यक्ष पर ईडी का चार्जशीट पेंडिंग है, ट्रायल चल रहा है। वो कॉसिंग के लिए नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि इनको मालूम है कॉसिंग रिजेक्ट हो जाएगा। उनकी तरफ से कहा जाता है ये सारे जो हैं ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस हैं। हो भी सकते हैं, मगर उन्होंने कॉसिंग के लिए जाना चाहिए। क्यों कॉसिंग में नहीं जाते? क्यों ट्रायल फेस कर रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि कॉसिंग में जाएंगे तो इनकी पिटीशन रिजेक्ट हो जाएगी, आरोप सही है। हम बेलगावी में हैं, यहाँ पर लगभग 18 सीटें हैं। इस बारी बीजेपी का क्या लगता है, क्या आंकड़ा यहाँ पर छू सकती है बीजेपी? हम 15 से 16 सीटें बेलगावी में निश्चित रूप से जीतेंगे। और पब्लिक की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आपको दिख रहा है? रिस्पॉन्स आप खुद ही देखिए। रोड शो की जगह मोटरसाइकिल रैली थी, मगर पैदल चलना पड़ता है और पूरे रोड पर हुजूम। एक पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस कहती है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी को डबल से ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है इस बार कर्नाटक के चुनाव के अंदर। ऐसा जरा भी नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को कोई कैसे अलग कर सकता है? जहां जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में होगी, हमें जाना ही जाना है और जाना ही चाहिए। लोकतंत्र के अंदर जनता के बीच में, चुनाव के वक्त रहना, ये हर राजनीतिक नेता का धर्म है। लिंगायत और वोकालिंगा एक बड़ा वोट बैंक है, लेकिन बीजेपी बजरंग बली की बात करके पूरे वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाहती है। हमने नहीं करी ये बात, आप फिर भी गलती कर रहे हो। कांग्रेस अगर उनके घोषणा पत्र में न डालता तो क्या होता?
ये सवाल आपका कांग्रेस के लिए उन्होंने एक गलती करी, आपने पकड़ लिया। पकड़ी नहीं, जनता ने पकड़ लिया है। जनता रिएक्ट कर। कर्नाटक में बजरंग दल पर मचा सियासी बवाल मध्य प्रदेश में भी अपना पूरा असर दिखा रहा है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर बैन की बात का मुद्दा उठाकर बीजेपी ने कर्नाटक में चुनाव प्रचार का पूरा रंग भी बदल दिया है। बीजेपी के चुनावी सभाओं की शुरुआत जय बजरंग बली के नारों के साथ हो रही है। आलम यह है कि कांग्रेस बैकफुट पर है और यह साबित करने में जुटी है कि बजरंग दल का बजरंग बली से कोई रिश्ता नहीं है। देखिए रिपोर्ट। क्या कर्नाटक का वादा मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए मुसीबत बन गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में प्रचार के दौरान जिस दिन पहली बार कहा था कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर बैन की बात कही गई है, उस दिन से अब तक सिर्फ बजरंग दल ही नहीं बल्कि बजरंग बली भी सियासत के केंद्र में है। बीजेपी कह रही है कि पहले कांग्रेस ने श्री राम को ताले में बंद किया और अब बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करना चाहती है। बीजेपी इस एक दाव से कांग्रेस को सिर्फ कर्नाटक में ही नहीं बल्कि दूसरे चुनावी राज्यों में भी चित करना चाहती है। उधर कांग्रेस भी इस विवाद से बाहर निकलने के लिए रास्ता तलाश रही है। कमलनाथ का कहना है कि कांग्रेस के कर्नाटक मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर बैन की बात नहीं कही गई है। कर्नाटक के मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने की बात नहीं करी गई। स्पष्ट है, लिखा हुआ जो है। और मैंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहां नफरत फैलाई जाए, जो व्यक्ति जो संस्था नफरत या सामाजिक विवाद पैदा करे, उसमें सही सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो इसमें पूछने की क्या बात है? अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक दफे नहीं 5 दफे कहा है कि जो ऐसी संस्थाएं हैं, जो ऐसे लोग हैं, हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे, जो अपने आप इस प्रकार की चीजों में सम्मिलित हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में बजरंग बली पर सियासत का आलम यह है कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को आदिवासियों से जोड़ने की कवायद शुरू कर दी। कांग्रेस विधायक अर्जुन काकोड़िया ने तो बजरंग बली को आदिवासी बता दिया। कमलनाथ की सभा में काकोड़िया ने कहा कि बजरंग बली आदिवासियों के हैं और कोई बजरंग बली को बदनाम करेगा तो आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरी सभा को खुल के कहता हूँ कि जो बजरंग बली की बात करते हैं ना माननीय कमलनाथ जी, बजरंग बली आदिवासी जो जंगल में रहते हैं, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की रक्षा की, उनकी सहायता की। कोई अयोध्या की सेना नहीं गई थी, कोई क्षत्रियों की सेना नहीं गई थी, कोई ब्राह्मणों की सेना नहीं गई थी। वहां पे अगर राम भगवान को मदद किया है तो आदिवासियों ने मदद किया है, आदिवासियों ने मदद किया। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर कोई हमारे परम भक्त, कोई हमारे बजरंग बली जो आदिवासी है, अगर उसका कोई अपमान करेगा, उसका नाम लेकर अगर कोई सड़क पे उतरेगा और उसको बदनाम करेगा, आदिवासी समाज उसको छोड़ेगा नहीं, ये छोड़ेगा नहीं। जाहिर है, इस विवाद से बाहर निकलने के लिए कांग्रेस बजरंग बली के बहाने आदिवासी कार्ड खेलना चाहती है, लेकिन केंद्रीय राज्य मंत्री और आदिवासी नेता फग्गन सिंह कुलस्ते ने कांग्रेस के इरादे पर सवाल उठा दिए हैं। समाज के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था है, देश हित में काम करते हैं, ये इस सब चीज़ों के बारे में एक बार कांग्रेस को विचार करना चाहिए। पिछली घटना आप देखेंगे 75-76 में जब एक बार बैन किया था कांग्रेस ने, तो कांग्रेस का डेरा उखाड़ दिया था पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने। 77 में इतनी बुरी हार हुई थी। सार्वजनिक हित में, देश हित में, समाज हित में काम करने वाले कोई भी संगठन हो, उन पर बैन लगाने की बात करना मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान में देखें जितने धार्मिक संस्थाएं हैं, जितने इस प्रकार के संगठन हैं, समाज में काम करते हैं, कहीं ना कहीं रचनात्मक कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी होती है, और उसको लेकर के बैन लगाने जैसी बात करना ये ठीक नहीं है। बहरहाल, कर्नाटक से शुरू हुआ सियासी बवाल अब मध्य प्रदेश तक और बजरंग दल से शुरू हुई राजनीति बजरंग बली तक पहुंच चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बजरंग दल का मुद्दा बजरंग बली तक पहुंच चुका है और बीजेपी इस मुद्दे का सियासी माइलेज मध्य प्रदेश में भी लेने में जुट चुकी है, लेकिन कांग्रेस ने भी काउंटर प्लान तैयार कर लिया है। कर्नाटक चुनाव से फ्री होने के बाद राहुल और प्रियंका गांधी के साथ साथ पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मध्य प्रदेश पर फोकस करने वाले हैं।
कर्नाटक चुनाव के साथ ही सियासी महासंग्राम की शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस ने कर्नाटक में पूरी ताकत झोंक दी है। कर्नाटक की बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस मुद्दों का मुद्गल भांज रही है तो बीजेपी बजरंग बाण चला रही है। लेकिन कर्नाटक तो शुरुआत है, अभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित अन्य चुनावी राज्यों का महारण भी सामने है। राज्य स्तर पर बीजेपी कांग्रेस में सियासी समर जारी है और जल्द ही कर्नाटक चुनाव से फ्री होकर दोनों ही दलों के तमाम बड़े नेताओं का फोकस दूसरे चुनावी राज्यों पर भी दिखेगा। बात कांग्रेस की करें तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने मेगा प्लान तैयार किया है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मालवा निमाड़ के 16 जिलों पर पहुंच बनाई थी और अब प्रियंका गांधी महाकौशल में अपना दम दिखाएंगी। वहीं पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरे बड़े नेता ग्वालियर, चंबल और विंध्य में जोर लगाएंगे। इसके स्टार कैंपेनर चाहे खड़गे जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, ये सब मध्य प्रदेश में आएंगे। राहुल गांधी जी करीब 15 दिन 16 दिन मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा में थे, जिसका प्रभाव आज तक देखने को मिल रहा है। प्रियंका गांधी जी महाकौशल में, खड़गे जी विंध्य में सब आएंगे और ये मान के चलिए, मैं बार बार कहता हूँ कि अब 114 नहीं 174 से ज्यादा सीट आएंगी और कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में एक ठोस कांग्रेस की सरकार बनेगी। उधर कर्नाटक में बीजेपी के तेवर से लगता है कि वो कांग्रेस के खिलाफ धर्म और हिंदुत्व को एजेंडे में सबसे ऊपर रखेगी। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने कांग्रेस को इसी मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी सरीखे कांग्रेस के बड़े नेताओं के मध्य प्रदेश प्लान पर बीजेपी का कहना है कि वो चुनावी साल में महाकाल के दर्शन भी करेंगे और नर्मदा में डुबकी भी लगाएंगे, लेकिन इसका कोई फायदा उन्हें नहीं मिलने वाला है। चुनाव आ रहे हैं तो आएंगे ही, चुनाव के पहले कहां थे? अब तो चुनाव आ रहे हैं तो नर्मदा जी भी याद आएंगी, महाकाल बाबा भी याद आएंगे। कांग्रेस की कथनी और करनी में यही अंतर है। बजरंग बली को गाली देंगे और यहां पर आएंगे। देखिए अब कांग्रेस की दुकान और शोरूम दोनों बंद हो गया। कर्नाटक के नतीजे 13 मई को आने वाले हैं। फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस की नजर नतीजों पर होगी। कर्नाटक का परिणाम देखने के बाद बीजेपी कांग्रेस मध्य प्रदेश सहित दूसरे चुनावी राज्यों में अपनी अपनी रणनीति के साथ उतरते नजर आएंगे। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। सुदीप्तो सेन के निर्देशन में बनी फिल्म द केरला स्टोरी इन दिनों चर्चा में है। ट्रेलर रिलीज होने के बाद फिल्म विवादों में छा गई थी, फिर इसके रिलीज पर भी रोक की मांग की जा रही थी। खैर, तमाम विवादों के बाद भी फिल्म को 5 मई 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और बेहतरीन रिस्पांस भी मिला। लेकिन छत्तीसगढ़ में फिल्म को सिर्फ दर्शकों से ज्यादा सियासी रिस्पांस मिल रहा है। बीजेपी ने फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की है। मध्य प्रदेश सरकार ने केरला स्टोरी को टैक्स फ्री कर दिया है और अब छत्तीसगढ़ में फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने की मांग उठ रही है। कई बीजेपी नेताओं ने फिल्म देखने के बाद सरकार से ये मांग की है फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए। छत्तीसगढ़ में फिल्म के बहाने राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने फिल्म को छत्तीसगढ़ के बिरनपुर से जोड़ा और सभी लोगों से फिल्म देखने की अपील की। वहीं केदार कश्यप ने भी फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने की मांग की है। बीरनपुर में भुवनेश्वर साहू के जो दर्दनाक हत्या के घटना है, ओकरे पृष्ठभूमि भी लगभग वही लव जिहाद वाले मामला है। और वैसे समय में ये जो फिल्म आए हैं द केरला स्टोरी, ये छत्तीसगढ़ के जम्मो परिवार ला देखे के लायक फिल्म है, ताकि बेटी मन जागरूक हो सके, सचेत हो सके, सावधान हो सके कि उनका साथ कोई धोखा, कोई षड्यंत्र न कर सके। मुझे लगता है कि हमको अपने धर्म की शिक्षा भी देनी चाहिए और उसके साथ साथ हमारे ये जो स्टोरी है, इस द केरला स्टोरी, उस फिल्म के माध्यम से उसकी वास्तविकता, क्योंकि इस प्रमाणित हो चुका है कि ये वास्तविक घटना है और वास्तविक घटना के आधार पर ये फिल्म बनाई गई है, तो ये फिल्म के माध्यम से एक संदेश हमारे बच्चों को भी देना चाहिए। मैं तो मांग करूंगा कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कांग्रेस की सरकार इसको टैक्स फ्री करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन इस फिल्म को यहाँ पर भी टैक्स फ्री होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इससे शिक्षा मिल सके।
लेकिन सबसे बड़ा बयान दिया है राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने। सरोज पांडेय ने दुर्ग में फिल्म देखी और कहा, इस फिल्म की कहानी सिर्फ एक प्रदेश तक सीमित नहीं बल्कि बंगाल से लेकर छत्तीसगढ़ तक। सरोज पांडे ने यहां तक कहा कि छत्तीसगढ़ भी बारूद के ढेर पर बैठा है, यहां लव जिहाद और धर्मांतरण जैसा विस्फोट हो सकता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को मैं कहना चाहती हूं कि इस फिल्म को उन्हें टैक्स फ्री करना चाहिए, क्योंकि इसमें जिन विषयों को दिखाया गया है छत्तीसगढ़ में वो विषय लगातार हो रहे हैं, चाहे धर्मांतरण का विषय हो, लव जिहाद का विषय हो, और छत्तीसगढ़ भी एक ऐसे ही बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है जहां कभी भी विस्फोट हो सकता है। द केरल स्टोरी केवल केरल की नहीं बल्कि ये बंगाल की स्टोरी है, छत्तीसगढ़ की स्टोरी है, पूरे भारत देश की स्टोरी है। उधर द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री किए जाने की मांग पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा, ये सरकार के स्तर की बात है, देखना होगा कि सरकार क्या निर्णय लेती है। ये द केरल स्टोरी को देखिए तो सरकार स्तर की बात है, सरकार क्या निर्णय लेगा सरकार स्तर की। देखिए तो सरकार स्तर की बात है, सरकार क्या निर्णय लेगा सरकार स्तर की। द केरला स्टोरी का ट्रेलर रिलीज हुआ था, तब फिल्म को कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों और कुछ संगठनों ने बैन करने की मांग की थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया था। बीजेपी शुरू से ही इस फिल्म के दिखाए तथ्यों का समर्थन कर रही है और अब न सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में फिल्म को टैक्स फ्री करने का सिलसिला शुरू हो गया है, बल्कि बीजेपी ने विपक्षी दलों के शासन वाले सूबों में भी फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने की मांग तेज कर दी है। दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। द केरला स्टोरी केरल की 3 लड़कियों की कहानी है, जिसमें उनका ब्रेन वॉश करके पहले उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है और फिर वे आतंकवादी संगठन आईएस में शामिल हो जाती हैं। फिल्म के ट्रेलर के बाद ये विवादों में आ गई थी। कई नेता भी इस फिल्म को बैन करने की मांग कर रहे थे, लेकिन बीजेपी न सिर्फ फिल्म का जोरदार समर्थन कर रही है बल्कि फिल्म के विरोध पर विपक्ष को वोटों का भूखा भेड़िया भी बता रही है। देश भर में फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच घमासान मचा हुआ है। बीजेपी नेता न सिर्फ खुद इस फिल्म को देख रहे हैं बल्कि महिलाओं को भी फिल्म दिखा रहे हैं। भोपाल में विधायक रामेश्वर शर्मा बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ थिएटर पहुंचे। उनका कहना है कि बहनों को इस विषय पर जागरूक करना जरूरी है, लिहाजा उन्होंने क्षेत्रीय बहनों के साथ फिल्म देखी। साथ ही प्रदेश के सीएम का फिल्म को टैक्स फ्री करने के लिए आभार भी व्यक्त किया। लव जिहाद और धर्मांतरण के मुद्दे पर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। रामेश्वर शर्मा ने विपक्ष को वोटों का भूखा भेड़िया बता दिया। थोड़े से सुधर जाओ वोटों के भिखारी भेड़ियों, पूरा हिंदुस्तान नंगा नाच देख रहा है। और अगर हिम्मत है, आपको लगता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपको लगता है कि आप बोलने की आजादी है, तो ये जो द केरल फाइल फिल्म है, इसको केरल में टैक्स फ्री करो, राजस्थान में टैक्स फ्री करो। फिल्म द केरला स्टोरी पर वार पलटवार जारी है। रामेश्वर शर्मा के बयान पर कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी के नेता वोट की राजनीति के लिए फिल्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे समझ में आता है कि भूखे भेड़िए कौन हैं। उन्होंने कहा कि उपलब्धि के नाम पर बीजेपी के पास कुछ नहीं है। रामेश्वर शर्मा जी का तो काम ही यही है, इस तरह की बयानबाजी करना। चुनाव भी नजदीक आ गया है, ध्रुवीकरण के अलावा उनको क्या दिखता है? उनके पास उपलब्धि के नाम पे जीरो है। यहाँ उनकी विधानसभा का क्षेत्र है, हम देख सकते हैं आसपास उसको कितने बदहाली के अंदर है, कोई काम ही नहीं हुआ है। तो रामेश्वर शर्मा जी का खामोशी का दौर अब खत्म हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी की शायद वो डांट फटकार को भूल गए, जिसके बाद वो रुक गए थे। अब दोबारा उसी रास्ते पे चले गए। कर्नाटक में कोई फायदा नहीं हुआ है बीजेपी को ध्रुवीकरण से। और एक ऐसी मूवी जिसके पहले ये लिखा हुआ है, डिस्क्लेमर डला हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उसके जो निर्माता उन्होंने कह भी दिया कि इसका वास्तविकता से कोई संबंध हमने नहीं दिखाया है। तो अब ऐसी मूवी के ऊपर अगर वो गंभीरता से ले रहे हैं उसको, और उसको वो वोट की राजनीति के लिए खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भूखे भेड़िए कौन है ये समझ में आता है। शायद वो अपने आप के बारे में भी ये कह रहे हैं। द कश्मीर फाइल्स की तरह द केरला स्टोरी भी एमपी की सियासत के केंद्र में आ चुकी है। मध्य प्रदेश में नेता एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। रियल पॉलिटिक्स में रील वाले मुद्दे भी हावी होने लगे हैं। देश भर के साथ मध्य प्रदेश में भी इस फिल्म को लेकर खूब हो हल्ला हुआ।
बैन की मांग भी हुई। फिल्म को एक प्रोपेगेंडा भी बताया गया, लेकिन फिल्म रिलीज हो चुकी है और साथ बड़ा सियासी मुद्दा भी बनती जा रही है। वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 भोपाल। मणिपुर में भड़की भयंकर हिंसा के बीच मध्य प्रदेश के 30 छात्रों के फंसे होने की खबर ने सरकार की चिंता बढ़ाती है। बीजेपी विधायक राम दांगोरे ने सीएम शिवराज को पत्र लिखकर एमपी के छात्रों को रेस्क्यू करने की मांग की, जिसके बाद सीएम ने बताया कि मणिपुर में मौजूद मध्य प्रदेश के सभी बच्चे सुरक्षित हैं। रिपोर्ट देखिए। मणिपुर हिंसा के बाद सेना की भारी मौजूदगी में इम्फाल घाटी में जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। दुकानें और बाजार फिर से खुल गए हैं और सड़कों पर कारें चलने लगी हैं। जहां कर्फ्यू लगा वहीं भी ढील दी जा रही है ताकि लोगों को भोजन और दवा जैसी जरूरी वस्तुएं खरीदने में सुविधा हो सके। सेना, रैपिड एक्शन फोर्स और केंद्रीय पुलिस बलों की भारी मौजूदगी से भी प्रमुख इलाकों में सुरक्षा मजबूत नजर आ रही है। लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश में बीजेपी के विधायक राम दांगोरे ने मणिपुर के बिगड़े हालात पर सीएम को चिट्ठी लिखी और वहां फंसे एमपी के 30 छात्रों को एयरलिफ्ट करने की मांग की। आज जैसे ही मुझे जानकारी लगी कि मणिपुर में जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के माध्यम से जो दंगा किया जा रहा है, उपद्रव मचाया जा रहा है, उसमें हमारे खंडवा के भी 3 विद्यार्थी फंसे हुए हैं। साथ ही खंडवा के 3 विद्यार्थियों को मिलाकर के सकल मध्य प्रदेश के लगभग 30 विद्यार्थियों की वहां फंसे होने की सूचना मुझे मिली। मैंने तत्काल माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय फोन लगा करके बात करी है और सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरी बात होगी कि एयरलिफ्ट करके हमारे राज्य के विद्यार्थियों को सुरक्षित अपने राज्य में लाया जाए। इस मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी बयान सामने आया। सीएम ने कहा कि सरकार को भी इस बात की चिंता है। उन्होंने कहा कि उनकी बात मणिपुर के सीएम से हो चुकी है और वहां मौजूद राज्य के सभी बच्चे सुरक्षित हैं। मध्य प्रदेश के सभी बच्चे सुरक्षित हैं, सकुशल हैं। मेरी वहां के मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है, वो भी पूरी चिंता कर रहे हैं, सरकार भी चिंता कर रहे हैं, कहीं वहां दिक्कत नहीं है। मणिपुर में हर तरफ बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। पूर्वी और पश्चिमी इम्फाल जिलों में आगजनी की छिटपुट घटनाएं और असामाजिक तत्वों की नाकेबंदी करने की कुछ कोशिशों के अलावा राज्य में अब फिलहाल किसी तरह की हिंसक गतिविधि नहीं देखी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।